नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। मैथ्स पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टोटल 5 वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी अब कंप्लीट करने वाले हैं। अब कोई ऐसा सेशन नहीं आएगा जिसमें आपको करीब 20-25 वीडियो देखने पड़े। टोटल 5 वीडियो में आपकी मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट होने वाली है, यानी 5 दिन में टोटल मैथ्स पेडागोजी जो है मैं आपकी कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे साथ सेशन के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जल्दी से शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। और देखिए कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, कितना आप सीख पाए हैं, कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो टीचिंग एटीट्यूड के होते हैं उनमें आप कितने निपुण हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं, वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है, यह प्रश्न है। इंग्लिश में सुन लीजिए। If we multiply two number, the result is 24, then this type the question is। तो बताना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है आपका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड को कहते हैं हम खुला अंत या मुक्त अंत। क्या कहते हैं? मुक्त अंत प्रश्न। और दूसरा होता है आपका क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड को हम कहते हैं बद्ध अंत। समझ लीजिए इनका क्या होता है। देखिए, जब एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर आ सकते हो, जब एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर आ सकते हो तो ऐसा प्रश्न होता है ओपन एंडेड। ऐसा प्रश्न क्या होता है? ओपन एंडेड। जैसे मैंने कहा कि ऐसी दो नंबर बताइए जिनका सम 8 होता हो, ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन यानी जोड़ 8 होता हो। तो 5 3 हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 1 7 भी हो सकता है। यानी एक से ज़्यादा आंसर हैं, तो एक से ज़्यादा आंसर होने पर ऐसा प्रश्न जो होता है वो मुक्त अंत प्रश्न होता है या ओपन एंडेड जिसको हम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर जो मैंने बताया क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड में क्या होता है कि जब एक प्रश्न का उत्तर एक ही हो सकता है, उस कंडीशन में आपका जो प्रश्न होगा वो ओपन एंडेड होगा। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि 3 और 5 का सम क्या होगा, तो डेफिनेटली 8 होता है, 8 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ऐसा जो आंसर, सिर्फ एक आंसर आ सकता है जिस प्रश्न का, तो उस प्रश्न को हम कहते हैं क्लोज एंडेड। अब जरा ऑप्शंस पे आ जाइए। तो ये बात तो समझ में आ गई प्रश्न पढ़ के कि उन्होंने कहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई 24 है। अब वो दो नंबर कोई पता नहीं है, अननोन नंबर है। तो 3 8 भी हो सकता है, 12 2 भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? 6 4 भी हो सकता है। इनका मल्टीप्लाई 24 होता है, यानी इनका गुणा 24 होता है। तो अब आप प्रश्न देखने की जरूरत आपको, मतलब ऑप्शन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता ना हो आप प्रश्न अटेम्प्ट जो है नहीं कर सकते। तो आप बता देंगे यहाँ पे बद्ध अंत वाला प्रश्न तो ये है नहीं, क्योंकि आंसर बहुत सारे हैं। दूसरा यहाँ पर आपसे कहा है कि बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सकें। अगला है अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने से बच्चे की सहायता। इससे कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा गया यह प्रश्न है, तो मैंने बताया प्रश्न दो टाइप के होते हैं, बद्ध अंत और मुक्त अंत। तो ये हमें पता लग रहा है कि इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये मुक्त अंत है, क्योंकि 3 8 जा होता है 24, 2 12 जा 24, 6 4 जा 24। तो इन सब के आंसर 24 हैं और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रश्न है इसको हम ओपन एंडेड यानी मुक्त अंत प्रश्न कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यहाँ पर 76 में कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं मैथ्स की, जैसे एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, दीज आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सेकेंड वन इज अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है। तो समीकरण कैन बी रीड बाय
कैन बी रीड विदाउट अर्थमेटिक, एंड द थर्ड वन इज बीजगणित को पढ़े बिना त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है. Without studying about the algebra, we can make the understanding about the similarity of triangle. And the fourth one is बीजगणित को पढ़े बिना ही सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है. Statistics can be studied without algebra. तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो सकता है. तो देखिए सबसे जो यहाँ पर सत्य की बात अगर हम करें कि ट्रुथ कौन सा स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रुथ होगा, क्योंकि देखिए मैथ्स में 3 ब्रांचेस हैं. ठीक है, आपकी एक तो एलजेब्रा हो गई, बीजगणित हो गई यानी जिसको हम बीजगणित कहते हैं, ज्योमेट्री हो गई और अंक गणित है. तो अगर हम ज्योमेट्री और एलजेब्रा की बात करें तो वो एक दूसरे पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. इसके अलावा अर्थमेटिक भी बीजगणित से जुड़ी होती है. तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि आपको डिस्क्राइब करना है किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा. नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं. मतलब वो एक लाइब्रेरी में गया, उसने देखा कि करीब 100 बुक्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है. ठीक है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकें जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई हैं. तो बताना है कि पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें हैं. तो ये जो है एक प्रश्न का कह सकते टाइप है, एक प्रश्न का टाइप है. और आपसे यहाँ पर जो अपेक्षित है, जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ना चाहता है या पढ़ सकता है. यानी अगर इस टाइप का प्रश्न शिक्षक ने किसी बच्चे को दिया है तो इस प्रश्न से किस मूल्य को पढ़ा जा सकता है या किस वैल्यू की हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है. देखिए पहला ऑप्शन है, देखिए ये आपका प्रश्न जो है सीटेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अन्य की सहायता करना, दूसरा है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, तीसरा है पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सहयोग की संवेदनशीलता. तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फरहान को अगर इतनी सारी चीज़ें पता है, उसने एक डेटा कलेक्ट करके रखा है, तो इससे ये पता लगता है कि वो पुस्तकों की अच्छी देखभाल करता है, मतलब वेल केयर कर रहा है उन बुक्स की. ठीक है, और एक कह सकते ऑर्गेनाइज बच्चा है. आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है. इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं. देखो कोई एक बच्चा है जब ना वो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग रखता है, ना ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग रखता है, और ना ही उसे जो हैंड्स है, वॉच के जो हैंड्स होते हैं, सुइयाँ होती हैं, उसके बारे में पता नहीं है, ना कॉइन्स के बारे में वो अंतर कर पाता है, उसे बहुत प्रॉब्लम आती है. तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या कह सकते डिसेबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कमज़ोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमज़ोर शाब्दिक चाक्षुष द्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमज़ोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन, चाक्षुष समन्वय, कमज़ोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रकरण. तो यहाँ पर हमें समझना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. एक बच्चे को ये सारी डिसेबिलिटीज़ है, मतलब डिसेबिलिटीज़ की वजह से उसको सीखने में प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्या क्या हो सकती है. तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई जैसे नंबर और ऑपरेशंस यहाँ तक तो ठीक था, जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा आपसे कि घड़ी के कांटों में अंतर नहीं कर पाता ना, वो ये समझ पाता कि मतलब आवर्स की सुई कौन सी है, मिनट की कौन सी है, सेकंड की कौन सी है. तो यहाँ पर उसके विजुअल से मतलब रखना है हमें, यानी जो उसका विजुअल डिसेबिलिटीज़ है वो उसमें है, तो जिसको हम कहते हैं चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता. ठीक है ना, यानी जो उसका विजुअल प्रोसेस एबिलिटी है वो कैसी है, कमज़ोर है. ठीक है ना,
और वो क्या है कि उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता है विजुलाइज करके कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी आवर्स की सुई है कह सकते हैं, कौन सी मिनट की है। इसके अलावा चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और उनको जो है अच्छी तरीके से विजुअल एसिमिलेशन जो होता है यानी चाक्षुष समन्वयन वो नहीं कर पाता है, इसलिए उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। गणित जो है ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है। मैथ्स इज द बेस ऑफ सॉलिड एंड डेफिनेट नॉलेज। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? एंड दिस स्टेटमेंट शोज, पहला ऑप्शन है कठिन यानी कह सकते कॉम्प्लिकेटेड, अलंकारिक यानी कह सकते मेटाफोरिक, तार्किक, आलोचनात्मक। बताना है कि गणित का जो ज्ञान है निश्चित है तथा ठोस आधार होता है इसका, तो यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है, मतलब इस किस नेचर के बारे में बताता है कि मैथ्स का कैसा नेचर है। यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैथ्स जो होता है वो लॉजिकल होता है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे अप्रोचेस लगाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेते हो, लेकिन अगर आपके अप्रोचेस सही नहीं है या कह सकते आपको एक ही मेथड पता है, एक ही तरीका पता है, तो फिर आप उसे लॉन्ग तरीके से ही करेंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैथ्स को आप लॉजिकली लेते हो तो आप जल्दी कर लेते हो, अगर मैथ्स को आप लॉजिकली यानी तार्किक नहीं बना पाते हो तो आप उसे जल्दी नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है आपसे, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। जो मैथ्स बुक का कह सकते एसेंशियल पार्ट कौन सा है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो उपरोक्त सभी होगा। देखिए एक तो क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्लेरिफिकेशन होता है, दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स में मतलब का अच्छा अरेंजमेंट होता है, तीसरा यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपकी बिहेवियर मतलब कह सकते हैं डेली लाइफ से वो ऐड करते हैं, और फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव के साथ जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आपसे कि निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यानी ये कुछ ग्रिड हैं और इनको जो है एक स्क्वायर पेपर पर बनाया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल है जिसमें हम वंस, टेंस, 100, 1000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार दर्शा रहे हैं। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? देखिए पहला ऑप्शन है स्थानीय मान की अवधारणा, यानी जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं हम। दूसरा है दहाई और इकाई की तुल्यता, यानी जो आपका टेंस और वंस है उसका कंपैरिजन है। तीसरा है गणितीय खेल, मैथमेटिकल गेम्स, और चौथा है गिन तारा, अबेकस पर संख्याओं की अवस्था, यानी जो एबेकस होता है उस पर नंबर की जो कह सकते हैं सिचुएशंस है या उनका लोकेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ भी है, जहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम में आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम बताया था, वहाँ पर ये मैंने बताया था कि इन ग्रिड का यूज़ किया जाता है। तो पहला आपका सही है, स्थानीय मान की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कक्षा की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। क्या है देखिए थे समस्या कि गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। देखिए क्या है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा? देखो 10 डेज में इतना मिल्क जो है वो सेल कर देता है, तो आपको बताना है एक दिन में कितना करेगा। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? देखिए ये मैंने आपको सीडीपी में ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो एक पढ़ाया था, पूरा का पूरा डिटेल चैप्टर मैंने पढ़ाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है
उसको आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, उन 3 डोमेन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। इस प्रश्न पे हम फोकस करेंगे कि इस प्रश्न में क्या हो सकता है कि एक दूध वाला जो है 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेच देता है, तो एक दिन में कितने मतलब कितने लीटर दूध बेचेगा, तो वो किस क्षेत्र की ओर, यानी कौन सा एरिया कवर कर रहा है। 3 डोमेन है, तो कौन सा डोमेन इसमें आता है। पहला है आपका संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, यानी सिंथेसाइज। दूसरा है ज्ञान यानी नॉलेज। तीसरा है बोधन, जिसको हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी। और चौथा है विश्लेषण यानी एनालिसिस। तो ये आपका एनालिसिस डोमेन है, ठीक है। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, यानी जो मल्टीप्लाई है उसमें यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। दूसरा है गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। तीसरा है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। और चौथा है 3 अंकीय संख्याओं को गुणा से गुणा करना। तो देखिए किसी नंबर पे तो फिक्स ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताते हैं कि मल्टीप्लाइज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, उसका जो कह सकते हैं अरेंजमेंट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसकी ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी मैथ्स में पढ़ाई हैं। एक तो होती है आपकी जिसको मैंने कहा था क्रम विनिमय नियम, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू होता है b इंटू ए। इसके अलावा मैंने एक समूह प्रॉपर्टी इस तरीके से बताई थी कि a इंटू बी इंटू सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका क्रम गुण हो गया जिसको हम कम्यूटेटिव में ले जा सकते हैं, और ये समूह गुण हो गया जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, जिसको सहचार्य नियम कहते हैं, उसमें चली जाती है। तो ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट में आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें आपके एक तो कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ है, इसके बारे में क्लास 3rd में हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, जिसको हम कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी हॉट्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। यानी डिमांड जो होती है आपके हॉट्स क्वेश्चन में, वो किस टाइप के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्गोरिदम के ज्ञान की, यानी नॉलेज ऑफ एल्गोरिदम। सेकंड है संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, यानी सिंबल्स एंड पिक्चर्स का नॉलेज। थर्ड है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, यानी जो कॉग्निटिव आपका कॉग्निशन तक का कह सकते हैं इफेक्ट और ज्ञान की, मतलब कॉग्निशन और नॉलेज दोनों के लिए होता है। तीसरा है आपका तथ्यों नियमों और सूत्रों के ज्ञान की, यानी जो भी फैक्ट्स हैं रूल्स हैं और फॉर्मूला है उनके नॉलेज पर। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है कि जो भी आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं, उसके नाम से ही पता लग रहा है उच्च क्रमीय चिंतन। तो देखिए चिंतन जो होता है वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ सकते हैं उस चीज़ को, आपकी जो कॉग्निशन है वो कैसा है। तो और नॉलेज, यानी नॉलेज और कॉग्निशन जब आपके पास दोनों अच्छे होंगे तो आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, और जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिनको हम कहते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन है, उनको आप जो है अपने कॉग्निशन से जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपसे कहा है प्राथमिक कक्षाओं के आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यानी जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसमें शेप और स्पेस की जब हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या वर्क करने पड़ेंगे, उनको हमें यहाँ पर एक अरेंजमेंट में लगाना है। पहला ऑप्शन है 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, यानी जो भी 2D फिगर्स हैं उनकी साइड्स यानी एजेस हैं, उनके वर्टिसेस हैं,
उनका जो है कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन कराना, और उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बताना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना। सेकंड है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, यानी जितना सिग्निफिकेंट हो सकता है या कह सकते हैं जितना डिस्क्राइब कर सकते हैं आप 2D शेप्स के बारे में, उनकी स्पेशलिस्टी के बारे में, तो उसके बारे में बताएंगे। थर्ड है आपका 2D आकारों को छांटना, यानी जो भी आपके 2D शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करना। और फोर्थ जो है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना, यानी जितने भी 2D शेप्स हैं उनकी एजेस देखना, उनके वर्टिसेस देखना और उनके डायगोनल की जो है कैलकुलेशन करना और फिर उनको डिस्क्राइब करना। तो देखिए बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर 61 में, क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंट ऑर्डर आपको लगता है 61 में। तो यहाँ पर मैं देखेंगे तो अगर सबसे पहले तो देखो क्या होगा कि हम बच्चे को बताएंगे भाई 2D 3D शेप सेलेक्ट करो, यानी देखो यहाँ पर एक प्राइमरी में बात हो रही, तो 3D शेप्स तो होते नहीं है, 2D शेप्स होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बस सेलेक्ट करेगा, ये नंबर 1 हो गई बात, यानी 2D शेप्स को पहले सबसे पहले क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा कि वो जब सिलेक्ट कर लिया तो फिर वो देखेगा, उसको ऑब्जर्वेशन करेगा ना कि उसकी साइड्स क्या हैं, उसके वर्टिसेस क्या हैं, उसको देखेगा। ये करने के बाद क्या करेगा कि काउंटिंग करेगा कि कितनी साइड्स हैं, कितने वर्टिसेस हैं, कितने डायगोनल हैं। और फिर फोर्थ क्या होगा कि फिर उनके बारे में वो बता सकता है कि 2D शेप्स कौन सा है और उसमें किस वाले 2D शेप में कितनी साइड्स हैं, कितने वर्टिसेस हैं और कितने उसके डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, CABD। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, फॉर अ गुड मैथमेटिशियन शुड बी और मस्ट, मतलब क्या ज़रूरी है उसके लिए, क्या एसेंशियल है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर सवालों के उत्तर देने की तकलीफ में निपुणता, यानी जब भी उसको कोई भी ऐसी क्वेश्चन दी जाए, प्रॉब्लम दी जाए, तो उसको वो है इजीली सॉल्व आउट कर सके। और सेकंड है अधिकतर सूत्रों को याद करना, मतलब मोस्टली जो आपके फॉर्मूले हैं उनको याद रखना। थर्ड है बहुत जल्दी सवालों को हल करना, यानी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से सॉल्व कर देना। और चौथा है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, यानी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और उसको अप्लाई करना और उनका कोरिलेशन करना, यानी आपस में संबंध बताना। तो सबसे पहले जब भी मैथ्स पढ़ाएंगे तो क्या है कि अगर मैं आपको एलसीएम पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले तो एलसीएम का फुल फॉर्म बताऊंगा, एलसीएम क्या होता है, फिर किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, फिर हम देखेंगे कि फैक्टर में और एलसीएम में क्या रिलेशन है। तो वो आपका हो गया संबंध बनाना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों के किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यहाँ पर क्या है कि टीचर ने फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो है कोई 5 फ्रैक्शंस दे दी उनको कि इसकी लिस्ट बनाओ। तो यह प्रश्न संकेत करता है, यानी टीचर ने जो है बच्चे को फ्रैक्शंस की लिस्ट बनाने के लिए कहा है। तो उससे क्या पता लगता है, सोचने के उच्च स्तर को, कह सकते हायर लेवल ऑफ द थिंकिंग। सेकंड जो है विश्लेषणात्मक सोच को, यानी जो उसकी एनालिसिस थिंकिंग है उसको बताने के लिए। थर्ड है त्रिविमीय आकाशीय सोच को, यानी जो 3D शेप्स की अंडरस्टैंडिंग है या 3D अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, विजुअलाइजेशन है उसका, वो कैसा है। और फोर्थ वन है सोचने के निम्न स्तर को, यानी जो लोअर थिंकिंग है उसकी, किसी भी चीज़ के, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर उसके बारे में बताता है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो जब एक भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों के किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है, तो यानी फ्रैक्शन से समझाने की बात की है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन से मतलब जैसे फ्रैक्शन को ऐसे समझाया कि यहाँ पर एक कोई पिज़्ज़ा का टुकड़ा, एक पिज़्ज़ा है और उसको 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हैं कि पिज़्ज़ा जो है बहुत जल्दी उनको समझ में आएगा, या एक कह सकते हैं कि उनके लिए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है, यानी मूर्त जो है एग्जाम्पल है उनके लिए, तो वो जल्दी समझ जाएंगे। तो ये इससे है आपका सोचने का जो निम्न स्तर है बच्चों का, कि जहाँ से वो उन चीज़ों को सोच सकते हैं, वहाँ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो जो है फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग जल्दी बना पाएगा। जैसे 4 पार्ट है तो हर एक पार्ट जो है 1/4 होगा, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि 1/4 क्या होता है। अगर उसको 2 टुकड़े दे दिए तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि 1/2 यानी हाफ क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप 105, 215, 150 और 235 है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखिए, अधिकतम और न्यूनतम के लिए मैंने बताया था कि जिस तरीके से जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए और बहुत सारे नंबर दिए हों, तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि मैक्सिमम यानी अधिकतम के केस में एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एचसीएफ। ठीक है, और मिनिमम यानी कम से कम न्यूनतम के केस में निकाला जाता है एलसीएम यानी लासापा, और ये ऊपर क्या है? मासापा। तो यहाँ पर देखेंगे, बताना है कि क्या अप्लाई करेंगे। यह सवाल जो है के लिए पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए। दूसरा है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, यानी जो भी मल्टीपल्स और फैक्टर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग। थर्ड है आपका एचसीएफ और को ज्ञात करने की कौशल की जांच, यानी जो उसका स्किल्स है एचसीएफ फाइंड करने का वो कैसा है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डी, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान को कौशल को बढ़ाने का। तो अभी मैंने बताया कि अधिकतम जब भी मिल जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ लगाना है। ठीक है ना, क्या लगाना है? एचसीएफ। तो यहाँ पर आप जो है सी के साथ जाएंगे। ओके, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क। यह सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। देखिए, इसका जो भी आंसर आएगा वो मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। बताइए कि नहीं होगा। यहां पर 5 + 3 कहा गया है आपसे क्वेश्चन में। आपको बताना है ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। तो यहां पर देखेंगे, उसका हमें प्रश्न बनाना है। जो भी संख्या मिलेगी उसका क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। यानी पहले 5 + 3 क्या आएगा? 8। अब 8 का प्रश्न बनाओ और प्रश्न बना के उसको ओपन एंडेड में कन्वर्ट करो, यानी जिससे उसके जो आंसर्स हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकें। तो सोचिए 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। ये तो गलत हो गया पहले ही, क्योंकि 8 निकलने के बाद उसका फिर से हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब दूसरा देखेंगे 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त हो जाए। तो ये भी नहीं, हमें शुरुआत 8 से करनी, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। तो ये एकदम सही है। देखो, मैंने बताया था आपको पीछे कि 2 संख्याओं में गुणनफल जो है 24 आ रहा है। तो हम ये देखेंगे, जब ओपन एंडेड की बात करेंगे तो ये आपका 8 × 3 भी हो सकता है, ये 2 × 12 भी हो सकता है। तो इसका अगर हम प्रश्न बनाने को कहेंगे तो हम ये बोलेंगे कि कोई 2 नंबर का गुणनफल 24 होना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर शुड बी 24। ओके, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जिसमें हमने बात करी है कि कोई भी 2 नंबर, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, यानी फाइंड द 2 नंबर whose sum is 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67, एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। यानी कोई एक प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग कर रहा था डीएड की, और बच्चे की जो है बुक नोटबुक में उसने एक गलती देखी है। और वो गलती क्या है कि बच्चे ने यहाँ पर उस प्रश्न में क्या लिखा है कि 62 - 48 = 46। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। बच्चे ने क्या समझने में गलती की है? देखो,
बच्चे ने क्या किया कि 2 में से 8 को घटाया तो 6 बच गया, और फिर यहाँ 4 में से 6 घटाया तो 4 बचा दिया। तो उसकी क्या मिस्टेक है बताना है। इकाई दहाई की समझ नहीं है, पहला ऑप्शन, यानी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है यूनिट डिजिट की और टेंस डिजिट की। नेक्स्ट है यहाँ पर हासिल संख्या की समझ नहीं है, यानी उसके कैरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैरी कैसे ली जाती है। तीसरा है शून्य की समझ नहीं है, और चौथा है उधार लेने की समझ नहीं है। समझिए क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर, यानी उसको वॉरो करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं कि उसको, पहली बात तो ये तो हो ही रहा है कि हासिल की समझ नहीं, यानी कैरी किस तरीके से लेते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शून्य की समझ ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये गलत है और ये पहला गलत है, ठीक है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, उसने क्या किया कि नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को घटा दिया है, तो उसे ये पता नहीं है कि किस नंबर से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, या उधार लेने की समझ से मतलब ये है कि उसे किस तरीके से वॉरो करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यानी यहाँ से उसको एक कैरी लेनी चाहिए थी, फिर जाके सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि उसे जो है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। यानी जो सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है, या राउंड का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्लोली डेवलप्ड होता है विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त की ओर, व्यापीकरण से, और कोई नहीं इनमें से बताना है। देखिए, विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन, भी है मूर्त से अमूर्त, मतलब कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, और तीसरा है व्यापीकरण मतलब सिग्निफिकेशन, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए, गोलाई की अवधारणा समझानी है बच्चे को राउंड्स का, तो हम उन्हें ब्रेड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, रोटी का, या गोल गेंद का भी हम उन्हें एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं। यानी जब हम मूर्त चीज़ें उनके सामने रखेंगे, यानी हमने उन्हें अगर एक ब्रेड दिखाया और उनसे कहा, रोटी दिखाई कि रोटी जो है गोल होती है, तब जब भी उन्हें कोई चीज़ गोल दिखाई देगी तो वो उस रोटी से कोरिलेट करके बता देंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो राउंड शेप में हैं या गोल शेप में हैं। ओके, तो यहाँ पर हम उन्हें क्या दिखाएंगे, यहाँ पर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण। देखो, उसी क्वेश्चन से रिलेट है, किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी किया जाता है, के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, स्पेशलाइजेशन है, सिग्निफिकेशन है, में किस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़फुल ये होते हैं, आपको बताना है। यहाँ पर पहला है हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। तो ये अभी हम किस में बात कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में मैथ्स पेडागोजी में बात कर रहे थे, तो ये इसका आंसर क्या होगा। मैथ्स में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ किया जाता है, कह सकते हैं, और स्पेशलाइजेशन का है और सिग्निफिकेशन का है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन में, एल्गोरिदम जो है आपका, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। यानी एल्गोरिदम कैन नॉट बी डेवलप्ड बाय रटना यानी मपिंग। सेकेंड है सूत्र यानी फॉर्मलाइजेशन, या कह सकते हैं बाय फॉर्मूला। थर्ड है तर्क की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक्स। एंड फोर्थ है आपका ज्ञान, यानी ओनली नॉलेज। बताना है क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर। तो देखो, एल्गोरिदम कभी सेट नहीं की जा सकती है बच्चे में। अगर आप, वो बच्चा मैथ्स में सिर्फ चीज़ें रट रहा है तो वो कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकता है, यानी एल्गोरिदम नहीं समझ सकता है। एल्गोरिदम ऐसे नहीं समझ सकता है कि अगर आप उसको दिया कि A स्टार B बराबर होता है 2 + 3 - 4, या दो नंबरों का सम, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मपिंग में क्या फ़र्क हो जाता है कि देखिए, अगर A × B करने को बोला, ठीक है, तो
उसने क्या किया कि कोई भी नंबर ले लिया कि a इंटू बी का मतलब है कि नंबर को पहले प्लस करो फिर माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट करो। यहाँ स्टार लगा देता हूँ मैं, जैसे एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उसे अगर एल्गोरिथम समझ में नहीं आई, जब भी उसको दो नंबर ऐसे दिए स्टार लगा के उसने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसे रटा हुआ है वो चीज़ के दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करने पर ये है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक एल्गोरिथम सेट कर दी है कि ए स्टार बी का मतलब है कि पहले प्लस करो फिर माइनस करो फिर दोनों का प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा फेल हो जाएगा, यानी मपिंग से जो है एल्गोरिथम डेवलप नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, यानी मैथ्स के जो भी क्वेश्चन देते हैं उनको वो इजीली कर लेती है, और उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है, यानी उसके जो कह सकते हैं कि जो उसका मल्टी इंटेलिजेंसी है वो किस प्रकार की है, किस टाइप की है। भाषाई बुद्धि है या तार्किक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है या मनोगत्यात्मक बुद्धि है। बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जब मैथ्स में कोई बच्चा अच्छा है यानी उसका जो लॉजिकल नॉलेज है, ये कह सकते हैं लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है या जो लॉजिकल इंटेलिजेंसी है वो उसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना यानी मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना, सूचना एवं संप्रेषण यानी आईसीटी के द्वारा, और चौथा है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। धनराशि के योग की कुशलता को समझाना है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि भूमिका निर्वाह, यानी अगर आप बच्चों से रोल प्ले कराएं तो क्या होगा, रोल प्ले कराने से उनको जो है धनराशि की जो योग की कुशलता है वो आसानी से सीख जाएंगे। जैसे दो बच्चों को बुलाकर उनको दिया, एक को जैसे 100 रुपीज़ का नोट दे दिया और एक को 200 का नोट दे दिया और एक को दिया है 500 का, और कहा कि तीनों अगर मिल जाएंगे तो कितना होगा। तो इस तरीके से वो चीज़ों को जल्दी सीख जाएंगे और उन्हें बाकी कक्षा में भी बच्चों को समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हम पैसों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को यानी सब्ट्रैक्शन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला है चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं का पुनरावृत्ति। सेकंड है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या जो है को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। तीसरा है स्थानीय मानों के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। संक्रिया व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया, परिकलन, यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। देखिए सीटेट ने 2012 में ये प्रश्न पूछा था। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर उसे जो है व्यकलन को समझना है यानी जो सब्ट्रैक्शन है उन चीज़ों को समझना है तो उसे क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि नंबर को अरेंजमेंट करना पड़ेगा यानी व्यवस्था। सबसे पहले क्या है, व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। इसके बाद क्या आता है आपका, अरेंजमेंट के बाद आता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना। संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद क्या आता है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट के बाद आता है परिकलन। परिकलन मतलब अप्लाई करना। और परिकलन के बाद होती है प्रक्रिया यानी प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद होती है संक्रिया यानी ऑपरेशन।
तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर का अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस जब हम कर देते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है। यानी इस पर थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी सबसे पहले व्यवस्था होती है, फिर संकल्पना होती है, फिर परिकलन होता है, फिर प्रक्रिया होती है, फिर संक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे यहाँ पर, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है, यानी जो नंबर सिस्टम उनको पढ़ाया जाता है उसका बेसिकली मोटिव क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, यानी 4 डिजिट का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो सिखाना। दूसरा है यहाँ पर बड़ी संख्याओं के पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, यानी उनको जो है इफ़िशियंट बनाना बड़े नंबर की अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट है 6 अंकों का गणना कराना, यानी जो 6 डिजिट का नंबर है उनकी कैलकुलेशन। और फोर्थ है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। तो यही सही होगा, फोर्थ आंसर होगा। फोर्थ आंसर में क्या होगा कि देखो कक्षा 3 में जो पढ़ाया जाएगा, जो भी आपके हंड्रेड्स है, टेंस है, यूनिट्स हैं, उनके बारे में बताना, और प्लेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू की क्या सार्थकता है, यानी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिजुल एक गति संवेदी यानी काइनेस्टेटिक्स शिक्षार्थी है। देखो अभी मैंने कल के सेशन में जो आपको मल्टी इंटेलिजेंसी का चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि 8 टाइप की एबिलिटीज हार्वर्ड गार्डनर ने बताई हैं, ठीक है। उसमें एक था आपका काइनेस्टेटिक्स, बॉडीली काइनेस्टेटिक्स, उसके बारे में बताया था, और वही टर्म जो है मैथ्स पेडागोजी में भी यूज़ है। तो उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है, उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए जो है उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए। पहला है ऑप्शन, सभी पहाड़ों को, यानी किस टाइप की प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना चाहिए, यानी उस जो भी टेबल्स हैं उसको लर्न कराने के लिए इन्फोर्स करना चाहिए। सेकंड है 2,3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाली मोती और धागे का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो भी 2 और 3 के मल्टीपल्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 डिफरेंट कलर की जो माला ले सकते हैं। तीसरा है कटवा गिनती। कटवा गिनती क्या होता है, देखिए कटवा गिनती जब नंबर लाइन पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उससे प्लस एडिशन दिखाते हैं या सब्ट्रैक्शन दिखाते हैं, वो आपकी कटवा गिनती होती है। और चौथा है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं का गिनना। तो देखिए गति संवेदी छात्र को समझाने के लिए क्या होता है कि आड़ी तिरछी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को अगर हम यूज़ करेंगे तो उनको हम इजीली सिखा सकते हैं। आड़ी तिरछी रेखाओं को ऐसे समझिए कि 2 और 3 के मल्टीपल समझाने हैं, सपोज करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर गुणन की संकल्पना समझाना है, समझिए बात को। तो हमने क्या किया कि 2 का टेबल लिख रहा हूँ मैं पहले, 2, 4, 6, 8, 10, फिर 3 का लिखा तो 3, 6, और फिर आपका 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। तो अब 2 और 3 का गुणन जो है उस पर कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, तो ये 6 हो गया, या इस तरीके से हम इनको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो प्रोसेस होती है वो आपकी होती है फोर्थ में, आड़ी तिरछी रेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदुओं से मिलाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है, यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी है मैथ्स में वो किसकी तरफ इंडिकेशन करती है,
उसके बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। पहला है समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, यानी इक्वल स्किल के साथ मैथ्स को मतलब अर्थमेटिक को और ज्योमेट्री को सॉल्व करना, उसकी जो भी प्रॉब्लम है। सेकंड है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, यानी बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करके जो है सॉल्व करना किसी चीज़ को। और थर्ड है यहाँ पर परिशुद्धता के साथ जो है समस्याओं को समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता, यानी करेक्शन के साथ, मतलब कोई भी मतलब एब्सोल्यूट करेक्शन के साथ किसी चीज़ों को करना और उसमें जो भी स्टेप्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होना। और फोर्थ है समान प्रकरण के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, यानी जितने भी टाइप के सेम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफरेंट टाइप की मेथड्स अप्लाई करके उनको सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपका ये होगा कि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम है मैथ्स की कह सकते हैं, तो वो किसी भी तरीके से करे सॉल्व, उसको जिस तरीके से समझ में आ जाता है उस तरीके से करने देना चाहिए। उस अपना कोई तरीका बच्चे पे नहीं थोपना चाहिए कि नहीं आपको इसी प्रोसेस से ही करना है। ऐसे में बच्चा क्या होगा कि कह सकते हैं डेविएट हो सकता है, विचलित हो सकता है और सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर भी आ गया यहाँ पर देखेंगे। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, यानी बच्चे अगर जो है ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं तो इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। शिक्षा के द्वारा, छात्रों को दंडित करके मतलब एजुकेशन से, पनिशमेंट से, मिठाई देकर। चौथा है अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके, मतलब पीटीएम अगर हम रखें एक रेगुलर तो उनकी अटेंडेंस पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पे एक मतलब कह सकते हैं कि प्रेशर बनेगा और वो स्कूल आएंगे। अगर देखो आप पढ़ाई तो बच्चे करते नहीं हैं, जितना उनका इंटरेस्ट होता है उतना ही करेंगे। पनिशमेंट से बच्चे जो है रूड हो जाते हैं, फिर वो चीज़ों को नहीं करते। और मिठाई देकर मतलब ये है कि जब तक मिठाई देंगे तब तक पढ़ेंगे और रोज़ मिठाई बांटी नहीं जा सकती, तो पीटीएम सबसे अच्छा एक तरीका है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर गणित की प्रकृति है, सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है, सामान्य के लिए नहीं है। तो देखिए गणित की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि डेकोरेटिव है, क्या लॉजिकल है, डिफ़िकल्ट है, और कह सकते हैं नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया भी है कि जो बच्चा मैथ्स जल्दी कर लेता है तो वो कैसा होता है, लॉजिकल बच्चा होता है। तो कह सकते हैं मैथ्स की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, यानी लॉजिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। स्किनर हैं, हार्वर्ड हैं, जॉन डीवी हैं, विलियम किलपैट्रिक हैं, बताना है आपको। तो देखिए हार्वर्ड का नाम जो है, सिम्पसन और हार्वर्ड ये दो ऐसे मैथमेटिशियंस रहे हैं जिनका नाम आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर है हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, यानी प्राइमरी स्टेज पर हम देखें तो क्या सिग्निफिकेंस है मैथ्स का। सांस्कृतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, मानसिक है। देखो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक सब होता है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे जब हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि मैथ्स जो है एक तर्क का विषय है, यानी लॉजिकल सब्जेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि बच्चों की मानसिक शक्ति के विकास पर मतलब बल दिया जाता है, यानी किस तरीके से उनकी जो मेंटल पावर है वो इंक्रीज हो सकती है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर किस पर ध्यान दिया जा रहा है, मानसिक विकास पर, यानी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित विज्ञान है, यानी जो मैथ साइंस है या मैथमेटिकल साइंस है वो क्या है। स्थान का यानी स्पेस, शिक्षा का एजुकेशन का, यानी गणनाओं का कैलकुलेशंस, मानव जीवन का ह्यूमन लाइफ, बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए गणित जो विज्ञान है वो गणनाओं का है, यानी इसमें जो कैलकुलेशंस है उन पर फोकस किया जाता है।
नेक्स्ट है विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, यानी जो डेवलपमेंट वैल्यूज़ हैं उनमें सक्सेस किस पर डिपेंड करती है, सरकार पर, समाज पर, परिवार पर, शिक्षक पर। तो जितनी भी आपकी डेवलपमेंट वैल्यूज़ हैं उनमें जो सक्सेस मिलेगी वो किसकी की वजह से मिलेगी, गवर्नमेंट, सोसाइटी, फैमिली, टीचर। तो टीचर सर्वोपरि है। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से सेशन था, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद जो है 4 वीडियो इसके और आएंगे और उसमें पूरी मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत जल्दी जो है हम रिवीजन करेंगे मैथ्स के, बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा मैं। और तो बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी फैमिली जो है इंक्रीज़ हो सके और कंटेंट और बेहतर आपके लिए बनाया जा सके। यहाँ पर जो है 100% ओरिएंटेड जो आपका कोर्स ओरिएंटेड प्रश्न हैं, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, उनको ही मैं शामिल करता हूँ। और उस जिससे कि आपको वो प्रश्न जो है जब आप एग्ज़ाम अपीयर करेंगे तो वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आता है। मैथ्स पेडागोजी में हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट समझाते जा रहा हूँ। जहाँ भी यूज़फुल है वहाँ पर मैं उसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जहाँ आपकी थिंकिंग से ही आप मतलब जो आपका स्किल्स है, थोड़े से सोचने से ही आपका अगर हल हो जा रहा है प्रश्न, तो ज़्यादा पढ़ने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस, करीब मैंने यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन रखे थे। उन क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस, यानी जो बच्चे प्रिपेयर हैं और रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, तो उनके कितने प्रश्न सही रहे वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अपना स्कोर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनके लिए भी ये वीडियो और ये सेशन यूज़फुल हो सके। थैंक यू।